नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मुद्दा भारत का। आज ऐसा हो गया है कि हमारे मित्र सहयोगी श्याम गिरी साहब वाराणसी में अभी तक है और 3 दिन अभी वो वाराणसी में कुछ धार्मिक कार्मिक कर्मों के लिए गए हैं, तो वो पूरा करके ही आएंगे। तब तक उन्होंने मुझे बोला है कि हम दोनों की तरफ से आप ही बोली। आज उन्होंने वहाँ से मुझे जो सब्जेक्ट भेजा है वो वही है जो मैंने मेरे मराठी वीडियो में ऑलरेडी लिया है। थोड़े कुछ एडिशंस मैं इसमें करूँगा क्योंकि अभी टीवी पे मैं कुछ नए सुराग देख रहा हूँ। पहली बात ऐसी है कि भारतीय जनता पक्ष के एक प्रवक्ता ने ऐसी तारीख दी है कि 10 जून तक संजय राउत राष्ट्रवादी कांग्रेस में जाएंगे। अब मेरी तो बात सुबह शाम होती रहती है, तो आज सुबह भी बात हुई, कल रात भी बात हुई। तो सुबह संजय ने मुझे बोला, अनिल तू वो मुद्दा भारत में हमेशा शर्त लगाता है कि चलो मैं 1 लाख की शर्त लगाता हूँ, क्योंकि तुमको मालूम रहता है अंदर की बात क्या है, इसलिए तुमको कॉन्फिडेंस रहता है कि तुम जीतोगे। इसके लिए तुमको अभी तक 1 लाख रुपया देने की नौबत नहीं आई है। वो बोला इस बार तू ना 1 लाख की मत लगाओ। मैं बोला फिर? वो बोला तुम एक काम करो, 10 जून के पहले, 10 जून को या 10 जून के बाद, पहले 10 जून को या 10 जून के बाद संजय राउत राष्ट्रवादी में ही नहीं किसी भी अन्य पार्टी में उबाठा छोड़कर नहीं जाएंगे, ये घोषित करते समय तुम 1 करोड़ रुपए की शर्त लगाओ, बिंदास। बोले मैं जब बोल रहा हूं कि तुम शर्त लगाओ और वो भी 1 करोड़ की लगाओ, तब सामने कोई वो शर्त स्वीकार करे न करे, इतनी तो तुमको गारंटी है कि तेरा 1 करोड़ रुपया डूबने नहीं दूंगा मैं। तभी मैं बोल रहा हूं तुमको कि तुम बिंदास लगाओ। और आज तक तुम कोई शर्त नहीं हारे, यही इसके आगे भी होगा। और 1 करोड़ तुम जीतोगे, सामने वाला देगा नहीं देगा वो बात अलग है, देगा ही नहीं कि वो बोलेगा मैंने कहा शर्त लगाई, आपने घोषित कर दिया कि 1 करोड़ रुपए की शर्त लगाता हूं। मगर किससे लगाता है? जिसको लेना है वो लगाए। आ जाए कोई मैदान में, बोले चलो मैं 1 करोड़ की शर्त लगाओ कि अनिल थत्ते के कहने के मुताबिक अगर संजय राउत नहीं गए, 10 को नहीं गए, बाद में भी नहीं गए, तो मैं 1 करोड़ दूंगा। चलो लगाते हैं शर्त, कौन स्वीकार करता है वो भी देखेंगे। जिन्होंने चैलेंज दिया है वो भी स्वीकार करते कि नहीं वो भी देखेंगे। मित्रों, कैसे है कि संजय राउत को ऑफर नहीं है क्या पार्टी में आने की? है। किस किस से है इसका जवाब मैं दूंगा, सबसे है। उसमें से कांग्रेस की जो ऑफर है वो यहाँ के नेताओं को बगैर पूछे, बगैर विश्वास में लिए, बिगर चर्चा किए, मुझे मालूम है क्योंकि संजय ने मुझे बताया, राहुल जी ने इंडिकेट किया उनको कि आप हमारे साथ आएंगे तो अच्छा होगा। उस पर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ठाकरे परिवार से उनका सदस्य, परिवार सदस्य करके जुड़ा हूँ, वहाँ रह को आपको जितना मदद मैं कर सकता हूँ वो जरूर करूँगा, मगर आपकी पार्टी में आना मेरे इसकी बात नहीं है, मेरी सत्सद विवेक बुद्धि की बात नहीं है, मेरा कॉन्शियस नहीं परमिट करेगा मुझे। बाद में राष्ट्रवादी में पवार साहब का तो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था, कौन? संजय राउत। संजय राउत पवार साहब का कैंडिडेट था चीफ मिनिस्टरशिप का, मैंने कई बार बोला है ये।
और एकनाथ शिंदे के लिए ये आग्रही थे उद्धव ठाकरे। बाद में उन्होंने पलटी मारी और ये एकनाथ शिंदे जी को धोखा दिया, पैसा खर्च करने को लगाया, आमदारों को संभालने को लगाया और बाद में खुद ही बन गए। उस समय भी उद्धव जी को करने के लिए संजय ने ये किया, एम्फोसिस किया कि पवार साहब को उसने बोला कि मुझे बनाएंगे तो आपके पार्टी के लोग भी बहुत सारे और शिवसेना में भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सही था। वो आप अभी मुख्यमंत्री कर रहे तो चलो होता था, होने के बाद देखूंगा, ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बोला कि मेरे को विरोध होगा, मगर अगर महाआघाड़ी को आगे बढ़ाना है और सबके साथ सबका ये अगर एक्सेप्टेंस चाहिए तो आप उद्धव जी को बनाएं, वो बने रहेंगे। और सच में वो बात मानी। तब तक मोहिनी साहब ने भी उसके लिए अनिल परब के थ्रू बड़ी मुहिम चलाई, सबको गप किया, सबको बोला कि नहीं कोई किसी का नाम नहीं लेगा, सिर्फ साहब का लेगा, और उद्धव जी बन गए। उद्धव जी बनने के बाद ही उनकी सरकार 2.5 साल तक जो टिकी रही, उसका श्रेय भी बहुत हद तक संजय को जाता है। उसने सबको उधर इंदिरा जी, सोनिया जी को और राहुल को संभाल के रखा, पवार साहब को संभाल के रखा। और असल में ऐसा कि शिंदे साहब और ये इनको भी संभाल के रखा, ऐसा मैं कहूँगा कि उनका जो 1 साल तक विलंब हुआ वो भी शायद संजय की वजह से हुआ, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था पैचअप की, जो सफल नहीं हुई। तो अभी ऐसा है कि ठाकरे परिवार ने संजय को जो प्यार और विश्वास दिया है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। मुझे महाराष्ट्र में क्या, देश में ऐसा एक नेता बनाओ, कोई दूसरे को बड़ा बना देता है, बनने देता है, अपना बेटा छोड़ के। कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है। अजीत दादा को शरद पवार कहाँ बड़ा बनने दे रहे? नहीं दे रहे। ये तो नाना पटोले, अशोक चौहान, ये सब आपस में कितना लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बड़ा होने नहीं दे रहे हैं। और ऊपर वाले उनको भी किसी को बड़ा नहीं करने चाहते। सभी पार्टियों में ये हाल है। सिर्फ एक बीजेपी में भी वही हाल है। एक बेचारे हमारे फडणवीस आगे बढ़ रहे थे तो उनको पांव खींचने के लिए 4-5 लोगों की एक लॉबी है, वो लग गई है। वो लॉबी उनके खिलाफ बहुत कारनामे करती है। और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाना और उनको नहीं बनाना, इसमें भी एक कहीं ना कहीं तो व्यूह रचना दिखाई देती होगी ना आपको। कुछ प्लान, गेम प्लान है कि नहीं उसके पीछे। तो ठाकरे ने कभी ऐसा नहीं किया, ठाकरे फैमिली ने। बाला साहब ने भी, बाला साहब मुझे मालूम है ना, मैं मार्मिक के अग्रलेख लिखता था तो कम से कम सोमवार को मुझे बोला कि वो ब्रीफ करते थे कि अनिल कौन से विषय पर लेंगे, अच्छा ये क्या मुद्दे हैं हमारे मन में, हाँ ये ओके, ये 2-4 मुद्दे और डाल देना। फिर मैं लिखता था मार्मिक का अग्रलेख। मगर सामना के बारे में मैं देख रहा हूँ कि संजय लिखता है और दूसरे दिन बाला साहब पढ़ते थे। बाला साहब को मालूम नहीं होता था कि अग्रलेख में क्या है, मगर उनका विश्वास था कि जो भी होगा, जो भी लिखेगा, वो मेरी पार्टी के भले के लिए लिखेगा। कभी कभी उनका फोन आता था, अरे तू काय अडवाणींवर एकदम हे चालवलंयस, तो म्हणायचं साहेब हे लोक जरा माजलेत, यांचं जरा थोडं येऊ दे खाली, म्हणून मी मुद्दामच छेड काढली त्यांची। आज दुपारपर्यंत येतात की नाही बघा तुमच्याकडे। आणि खरंच असं व्हायचं, अडवाणी वाजपेयी यांची दुपारपर्यंत फोन यायचे, 2-4 दिवसात ते कधी येऊन जायचे मातोश्रीवर। मग ते संजयला हसून म्हणायचे की तू लवाड आहेस, तुला बरोबर माहिती कुणाला कुठे हे केलं की ते लगेच आपल्याकडे पळत पळत पाय धरायला येतात। खुश असायचे त्याच्यावर। उद्धवच्या बाबतीत पण तसंच आहे की उद्धवने त्याला कधी पगारी नौकर नाही मानलं, उसको कभी अपना पगारी नौकर है ऐसा नहीं समझा, एक दोस्त। और आज की तारीख में ऐसा है कि उद्धव पूरा संजय के ऊपर डिपेंडेंट है। महाआघाड़ी रहना है नहीं रहना है ये तय कौन करेगा मालूम है? उद्धव जी नहीं, ये तय करेगा संजय। महाआघाड़ी का भवितव्य और अस्तित्व संजय के हाथ में है। उसने अगर नाराज होके जरा भी इधर का उधर किया तो महाआघाड़ी कल टूट जाएगी। मैंने शर्त लगाई है, वो महाआघाड़ी के बारे में नहीं लगाया, नहीं तो कल आप बोलेंगे कि देखो संजय ने तो महाआघाड़ी तोड़ दी। जहां तक मेरी मालूमात है वो टूटे नहीं, ऐसा कोशिश करेगा। मगर अगर समय आ गया और सबके अहंकार अगर ज़्यादा हो गए
तो संजय बोल सकता है उद्धव जी को कि चलो हम हमारे बलबूते पर लड़ते हैं इंडिपेंडेंटली, कांग्रेस को लड़ने दो, राष्ट्रवादी को लड़ने दो, भाजपा का लड़ने को, और भाजपा शिवसेना शिंदे गुट को एकत्र आके भी लड़ना है तो लड़ने दो, हम अलग से लड़ते हैं और हम जितना सीट जीतेंगे वो सीट के बलबूते पर बीच में बैठेंगे, फिर अपने को सब ऑप्शन खुले रहेंगे। राष्ट्रवादी, कांग्रेस, बीजेपी दोनों अपनी ओर आएंगे, इस तरह से हम अपना ये बनाएंगे। ये हो सकता है, होने वाला ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, मगर संजय ने अगर तय किया कि महाआघाड़ी के बदले इंडिपेंडेंटली लड़ना है तो उसकी एक अंदाजा है, उसका अंदाजा ये है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को कम से कम शिंदे गुट से ज़्यादा सीटें मिलेगी। और वो अभी तो संजय मुझे सुबह ही बोल रहा था कि अनिल अगर इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं तो उबाठा भले बीजेपी के साथ जाए, उबाठा से डबल सीटें हमारी होगी और हम शायद किंग मेकर बन सकते हैं, जैसे जेडीएस का कर्नाटक में अभी होगा ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो बोला मेरे मन में तो कभी कभी आता है कि हम इंडिपेंडेंटली लड़े, महाआघाड़ी की जरूरत हमको नहीं है, उनको है, उनको जरूरत है। तो उसकी कंडीशन है 228 में से 140 से 150 सीट शिवसेना को चाहिए। सुना आपने? संजय की शर्त बता रहा हूं मैं, शिवसेना को उबाठा शिवसेना को 140 से 150 सीटें चाहिए। वो बोलता है अगर 150 सीटें हम लड़ते हैं या 144 भी और बाकी कांग्रेस और राष्ट्रवादी बांट ले तो हम ऑलमोस्ट, उसका कहना है कि 75 तक भी जा सकते हैं। अगर 150 लड़ी तो आधे सीट हमारे आ सकते हैं, तो 75 सीट हमारे पास अगर है तो हम ही किंग मेकर बनेंगे। उसकी मनीषा वो है जो अभी तक बाहर नहीं आई है। महाआघाड़ी में वो रहेगा नहीं रहेगा इसके बारे में थोड़े दिन मुझे दे दो, जब तक ये निकाल नहीं आता है जो शिंदे पक्ष में लगने वाला है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मगर शर्त नहीं लगाता मैं भी थोड़ा सा ये करता हूँ, सावधगिरी बरतता हूँ कि शर्त नहीं लगाता हूँ। शिंदे साहब की ओर से वो जाएगा। और वो ये जो बातें चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का निकाल आने के बाद महाराष्ट्र में एकदम क्रांति हो जाएगी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये भी बता के रखता हूँ कि भले शिवसेना के 16 सांसद अपात्र रहे, जो होने वाला नहीं है, वो वापस विधान सभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी के पास ही आने वाला है। और चुनाव चिन्ह का तो निवडणूक आयोग दे चुका है, उसी के ऊपर रहेगा। बाकी मुद्दों पर भी किधर कुछ नहीं होगा, शिंदे बने रहेंगे। मगर अगर शिंदे अपात्र हुए तो भी 6 महीने तक वो ये रह सकते हैं, मुख्यमंत्री रह सकते हैं, और मुख्यमंत्री रखेंगे बीजेपी वाले उनको, और चुनाव जीत के आएंगे। वो मिड टर्म पोल होगा, थाना में ही होगा ना, वहाँ चुन के आएंगे और ज़्यादा वोट से चुन के आएंगे। तो एक विधान मैं आपके सामने आज करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का निकाल कुछ भी आ जाए, शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दूसरा एक विधान मैं आपके सामने करता हूँ कि संजय राउत 10 जून के पहले, 10 जून को या 10 जून के बाद कहीं नहीं जाएंगे, उद्धव के साथ रहेंगे। ठाकरे परिवार से उनको जो हार्दिक नाता है वो कभी वो तोड़ेंगे नहीं। और शिवसेना उबाठा और शिवसेना शिंदे, इनकी जो रेस है वो ही निर्णायक ठहरेगी और वही महाराष्ट्र का अगला भविष्य निश्चित करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।